नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में बात करेंगे हम माफियाओं का बढ़ता गुंडाराज। जिस तरह से हरियाणा के नूंह में एक डीएसपी की हत्या कर दी गई, इसी तरह से रांची में एक एसआई को कुचल दिया गया, गुजरात में कांस्टेबल को मार दिया गया। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। राजस्थान में भी धौलपुर और भरतपुर के एसपी तक को खनन माफियाओं ने जान से मारने की धमकी दी। कई बार थाने से बजरी माफिया गाड़ियां छुड़ा कर ले गया। शराब माफियाओं के आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर इस तरह के माफिया लगातार पनप नहीं रहे हो। आखिरकार क्या कारण है कि इन माफियाओं पर पुलिस शिकंजा कसने में असमर्थ साबित होती है? इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से अनिल लोढ़ा जी, चैनल हेड। आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र जोशी जी, पुलिस अधिकारी रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र जी, जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि गुंडा राज इनका बढ़ता जा रहा है, माफियाओं का? आखिरकार कौन इनको संरक्षण देता है कि इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि सामान्य पुलिसकर्मी की बात तो छोड़िए, एसपी और डीएसपी तक को जान से मारने से नहीं चूकते हैं? देखो नीरज जी, जब राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है और जो बड़ी तेजी से हमारे भारत में फैल रहा है, जब राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है तो पुलिस उससे अछूती नहीं रहती है। अपराधी राजनीति का संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं। जब राजनीति का संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। पुलिस वाले ये माने जाते हैं कि वो राजनीति के अधीनस्थ काम करते हैं, कोई भी पार्टी हो, लेकिन शासन जो करता है उसके अधीनस्थ वो काम करते हैं। अब क्या होता है, जैसे आज एक कांस्टेबल था ग्रामीण इलाके का, उसको गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो ट्रकों को सप्लाई करता था। इसी तरह से हेड कांस्टेबल। तो ये कारण क्या है? कारण ये है कि इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि लापरवाही हो सकती है कि साहब हम आराम से करने दे रहे हैं, पहले भी कई बार बजरी खनन है, पत्थर खनन है, ये है वो है, होता रहा है, लेकिन पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया जी। दूसरा क्या है कि पुलिस का लालच है। अब उस पुलिस के लालच में कई बार पुलिस चपेटे में आ जाती है। अब जैसे हरियाणा के डीवाईएसपी हैं, अगर मान लीजिए खनन माफिया को पकड़ने गए थे तो 2 कांस्टेबल लेके क्या खनन माफिया को पकड़ने जाते हैं जी? जैसे रांची की ये सब इंस्पेक्टर गई थी तो 2 कांस्टेबल को लेकर के वो पशु चुराने वाले जो इस तरह के अपराधी थे उनको पकड़ने चली गई, गो तस्करों को। और आपने ये भी देखा होगा कि कई बार बंबई में, कई बार दिल्ली में कांस्टेबल गाड़ी के लूम रहा है, आगे लूम जाता है और फिर वो कार वाला उसको जो है 500 मीटर, 700 मीटर, किलोमीटर तक खींच ले जाता है जी। ये जो तरीका है, ये पुलिसिंग का तरीका बिल्कुल नहीं है। इसका कारण क्या है कि जो पुलिसिंग हम कर रहे हैं आज, ये पुलिसिंग आज के संबंध के अनुसार नहीं हो रही है जी। अब इनको उस पुलिसिंग को चेंज करना पड़ेगा। अब बताइए, अगर कोई चालान बना रहा है, गाड़ी को रोकना है, तो उस गाड़ी के लूमेगा क्यों भाई? आगे क्यों आता है उसके? मैं ट्रैफिक में काफी रहा हूं और कांस्टेबलों को मैंने एक्सीडेंट होते देखा है। कोई किसी की टांग तोड़ गया, वो कोई किसी के ऊपर चढ़ा गया, इवन इतना तक है कि चलते हुए ट्रक के कांस्टेबल लूम जाता है। अरे भाई, लूमने की आवश्यकता क्या पड़ गई? आप लूमोगे और वो रोकेगा क्या फिर तुम्हारे को जी? तो उसमें फिर क्या होता है, जब वो अपराध बोध उसमें आ जाता है ड्राइवर में, तो वो फिर उसको रोकता नहीं है गाड़ी को। फिर ये सोचता है कि अब हो तो गया अपन से ये गड़बड़, अब पुलिस अपने को छोड़ेगी नहीं। इसी तरह से शराब माफिया है, तो हमारे यहां जो माफिया जो चल रहा है, अब आप देखिए राजस्थान में, जयपुर में, जवाहर नगर में फिरौती मांग रहे हैं, कोई राजा पार्क में एक मोबाइल वाले से मांग ली, अभी मौसोन वाले को धमकी दे दी 5 लाख रुपए दो, चित्रकूट में दे दिया, कोई गाने वाला था पंजाबी सिंगर, उसको दे दिए। तो ये जो सिस्टम चल रहा है जी, जो राजस्थान में बड़ी तेज गति से निकल रहा है, उसका कारण मैं राजनीति की दूषितकरण को कह रहा हूं कि राजनीति में जो प्रदूषण फैल गया है उसका नतीजा है कि अपराधी हावी होते जा रहे हैं। अनिल जी, आप किस तरह से मानते हैं कि कहीं न कहीं राजनीति भी इसमें दोषी है, राजनेता दोषी है? क्योंकि लगातार वो चाहते हैं, हस्तक्षेप उनका लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि वो जो माफियाओं पर जो है उनका नियंत्रण नहीं रह पाता पुलिस वालों का। नीरज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई माफिया नहीं पनप सकता, कभी नहीं पनप सकता। चाहे बजरी माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे दूसरा खनन माफिया हो या भूखंड माफिया हो, जमीन माफिया हो जी। बिना राजनीतिक संरक्षण के जब तक एमएलए, एमपी या मंत्री थाने से उनको छुड़वाएंगे नहीं,
उनके खिलाफ केस को रफा दफा नहीं करवाएंगे, जिससे कि उनका हौसला बढ़ता है और वो निरंतर एक कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये रुक नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के वक्त चुनाव का चंदा करोड़ों अरबों में बजरी माफिया ने हर चुनाव में राजस्थान में लोगों को दिया है। पार्टी को दिया या पार्टी के नेता को या पार्टी के नेता को, या उन्होंने पर्टिकुलर अपने इलाके के एमएलए एमपी को, जिस इलाके में बजरी बनास की बजरी है कि कहीं और की जहाँ की भी खोद रहे हैं। तो लोकली भी और स्टेट लेवल पर भी जी माफिया पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त करने का उपाय कर लेता है, चुनाव के वक्त चंदा देकर, और चुनाव के दौरान जब वोट पड़ते हैं तो अपने बाहुबल के आधार पर शराब बांटकर, वोट बैंक को इकट्ठा करके वोट डलवाकर या वोट डलना रुकवाकर किसी न किसी राजनेता का हित साधता है। एक बात तो ये। जी दूसरी बात, जो पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है एसपी की, डीवाईएसपी की, कलेक्टर की, ये भी बड़ी बाधा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पोस्टिंग से आते हैं वो राजनेता के इशारे को समझते हैं कि इनका खास आदमी कौन है। आते ही पूछता है एसपी, भाई हमारे इलाके के प्रभारी मंत्री का खास आदमी कौन है, और उस खास आदमी को साध के रखते हैं। वो साध आदमी अगर कोई माफिया है तो वो खास आदमी संरक्षण प्राप्त कर लेता पुलिस का या प्रशासन का, वो संरक्षण भी होता है। इससे हौसले बुलंद हो जाते हैं। फिर कोई इक्का दुक्का आदमी विरोध करता है, जिसको या तो ये समझ नहीं होती कि ऊपर वालों की मंशा क्या है, या जो ईमानदारी का संकल्प लेके नौकरी कर रहा होता है, जिसके मन में अंदर कोई एक जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का, या देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने शासन के प्रति, वो जब उतरता है मैदान में तो उसको इस तरह कुचल दिया जाता है, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि हमारे आका हमको बचा लेंगे, हमारे आका हमारा कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे। ये जो भरोसा होता है, अंधा भरोसा, इस भरोसे के आधार पर ही बजरी माफिया, खनन माफिया, वरना ये संभव नहीं है किसी भी इलाके की पुलिस को पता नहीं हो कि कौन तो माफिया है, कौन खनन कर रहा है, बजरी खनन कर रहा है, अवैध खनन कर रहा है, कौन जमीनें बेच रहा है। ये संभव ही नहीं है। ये बताएंगे जोशी जी कि क्या संभव है क्या कि किसी थाने को पता नहीं हो, किसी एसपी या एडिशनल एसपी, डीएसपी को पता नहीं हो कि मेरे इलाके में कौन ये व्यवहार कर रहा है, कौन गलत धंधा कर रहा है। जोशी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% बिल्कुल सहमति व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है थाने का, उस थाने के इलाके में एक भी पत्ता बिना वहां के एसएचओ के नहीं हिलता, और जिस थाने की कार्यविधि में कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है तो उसकी जानकारी वहां के डीवाईएसपी को, वहां के एडिशनल एसपी को और एसपी को रहती है। ये कहना मैं बिल्कुल, लोग कहते हैं कई बार, या पुलिस के अधिकारी कहते हैं, या ऐसा महसूस होता है कि साहब वहां चल रहा है। आप ही के टीवी चैनल ने कोटा के अंदर कल या परसों दिखाया था कि वहां 8 बजे के बाद दारू मिलती है। जी आपके चैनल का था, A1 टीवी का, लाइव दिखाया था, लाइव दिखाया था, दरवाजा शटर में। और वो का वही सिस्टम यहाँ भी है जी। कोई ये मत समझिए कि वो कोई कोटा में ही था, वो सब जगह पूरे चल रहा है। राजस्थान में है क्या, पूरे देश में जी जहां भी 8 बजे की लगी हुई है, हर पुलिस वाले को, हर थाने को बंदी जाती है। जी और बंदी इसी बात की लेते हैं कि साहब हम 8 बजे बाद बेचेंगे, दरवाजा बंद करके साइड में से पुलिस नहीं पकड़े। अब पब्लिक थोड़ी पकड़ सकती है। जी इसी प्रकार से बजरी माफिया, इसी प्रकार से स्मैक, शराब, ये नाचने गाने जो आप सी स्कीम में देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले सदर इलाके में पकड़ा गया, हुक्का बार है, डांस बार है, डांस बार है। हाँ। ये सारी की सारी चीजें बिना पुलिस की अनुमति के नहीं चलती, मैं अच्छी तरह से समझता हूं। और ये चीजें कि पुलिस पिटती क्यों है, मैं आपको बताऊंगा। जब मैं शास्त्री नगर में था, एक एएसआई 3000 रुपये बंदी लाता था दारू वाले से। अब उसने दारू पकड़ ली, उसने कहा मैं तो 5 लूंगा। अरे भाई तू 3000 ले रहे हो ना, 5 क्यों लोगे? अब उन गुंडों ने ठोक लिया उसको वहां पकड़ के। जी अब मेरी परेशानी ये हो गई कि यार तू करता क्या है, तुम पहले से तो बंदी ले रहे हो और फिर उसके बाद जो उसको कह रहे हो मैं 5000 रुपये लूंगा। इस प्रकार की जो लालच है ना पुलिस का, ये पुलिस का लालच है जो इस प्रकार के एक्सीडेंट कराता है। मैं इन दोनों चीजों में सहमत हूं इस बात के लिए कि पुलिस की जानकारी में सब कुछ रहता है और पुलिस अपने स्वार्थ पूर्ति की वजह से इन सब चीजों को बढ़ावा देती है। तो क्या आप ये आप मानते हैं कि पोस्टिंग के लिए भी बहुत पैसे देने पड़ते हैं कहीं? बिल्कुल, पोस्टिंग के लिए
पैसे, मैं एक बात बताऊं थाना, ये थाना कि प्राइम पोस्टिंग है कि हमारे यहाँ क्या है साहब, मैं बताऊं राजनेताओं कि के आधार पर नहीं, एक बात यह है, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं जी, और आपकी पब्लिक के अंदर छवि है जी, तो मैंने ये भी महसूस किया है कि चाहे राजनेता बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, आप पर कोई दबाव नहीं डालता, क्योंकि आप ईमानदार हो, मेहनती हो और अच्छा काम करते हो और निश्चित काम करते हो। लेकिन कुछ पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं जो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो लगते हैं, कुछ पैसा देके लगते हैं, उनको चुनाव में मदद करते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि अब जब आपके चुनाव होंगे तो हम आपको मदद क्या करेंगे कि जो उस राजनीतिक पार्टी के नेता होते हैं उनका अगर कोई व्यक्ति पकड़ में आता है तो उसको रिलीफ देने का मतलब होता है, उसको सहयोग मिलता है। और इसी प्रकार से अपराधी, देखिए जैसे ही किस पार्टी का शासन आ जाता है उस पार्टी के शासन से संबंधित अपराधी एकदम से तैयार हो जाते हैं और अपराध करना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस राजनीतिक पार्टी का समर्थन प्राप्त होता है और उनको ये पता होता है कि हमारे इस एमएलए ने ये इंस्पेक्टर साहब लगाए, अरे साहब मालाएं पहनाते हैं जाके थाने में। बहुत सही कहा आपने, कहीं कहीं योगेंद्र जी मालाएं पहनाते हैं और राजनेताओं का संरक्षण इन माफियाओं का होता है, राजनेताओं के संरक्षण में ही इनकी नियुक्तियां होती है, अभी अछूती नहीं है। क्या सर आपको लगता है वाकई में नेता इनकी पोस्टिंग कराते हैं पुलिस वालों की, और जो माफिया है वो अब राजनीति में भी पूरी पूरी भागीदारी निभाने लग गया, या तो खुद चुनाव लड़ता है, रिश्तेदारों चुनाव लड़ाता है? मैं सन 77 से तो सक्रिय राजनीति को देख रहा हूँ पत्रकार के रूप में, और सन 67 से मेरी राजनीति में रुचि रही है, चुनावी राजनीति में जी। तो पहले तो राजनेता कुछ लोग पाल के रखते थे अपने गुर्गे, और कुछ ऐसे अपने समर्थक जो अंधे समर्थक होते हैं, अंधभक्त होते हैं, और वो समाज में कुछ काम कर लेते हैं, उनके इशारे पर किसी को उठाना है, किसी को मारना है, किसी को कुछ करना है, ठोकना पीटना कर लेते थे जी। धीरे धीरे मर्डर भी कराने लगे राजनेता। बाद में जब माफियाओं को या गुंडों को ये पता लगा कि यार हमारे बूते पर ही इनकी राजनीति चल रही, तो खुद राजनीति में आ गए जी, कि क्या इनसे पैसे लेते हैं, हफ्ता लेते हैं, महीने का लेते हैं, सालाना लेते हैं, क्या करें, हम तो खुद ही राजनीति कर लेते हैं। तो देश में, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, बिहार में, राजस्थान में भी कुछ ऐसा हुआ कि कभी कभी कहीं ना कहीं खुद ऐसे लोग राजनीति में आ गए, और राजनीति में आके उन्होंने फिर ठेके भी ले लिए जी। किसी ने टोल का ठेका ले लिया, नाम में किसी का नहीं लेना चाहता, पर राजनीति में एमएलए है, खुद कोई परिवार से एमएलए है, तो वो टोल के ठेके ले रहा है, फिर वहां पे दादागिरी हो रही है, बजरी खनन के बजरी के ठेके ले रहा है, फिर वो जगह जगह शराब के ठेके खासतौर पे ले रहे हैं, और वहाँ रात 10 बजे 12 बजे तक दारू बिक रही है। तो चूंकि खुद ही राजनीति में आ गए, तो अब तो किसी राजनेता के संरक्षण की जरूरत, खुद ही राजनेता है, उनको कौन कहे। तो ये जो हमारे समाज के असामाजिक लोगों ने एक सामाजिक जामा पहन लिया जी, चुनाव लड़के, मतदान करवा के, अपने पक्ष में वोट डलवा के, जीत के, कि हम अब आपके नेता हो गए। तो वो जो कर्णधार बन गए हमारे, वो खुद ही, जब वो मैंने गाना सुना था, माझी जो नाव डूबे उसे कौन बचाए, तो जो ये राजनेता है खुद ही नाव डुबोने पे आ गए, या वो लोग डुबोने वाले ही राजनेता बन गए, माझी बन गए, तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जो राजनीतिकरण भी हुआ है सरकारी ब्यूरोक्रेसी का, वो भी गलत है, और अपराधीकरण हुआ है राजनीति का, ये भी गलत है। कैसे इसे रोका जाएगा, और चुनावी चंदा और चुनावी भ्रष्टाचार और शराब पर बिकते वोट और जातिवाद के नाम पर अंधा होना, कि कोई जातिवाद, किसी पर्टिकुलर जाति का थानेदार है तो उस जाति के लोगों को के अपराध की तरफ देखना ही नहीं, और कोई पर्टिकुलर जाति का सांसद है या मंत्री है तो अपनी जाति के लोगों की कुएं में लटकी हुई 10-10 मोटरसाइकिलें मिल जाए फिर भी उनको छोड़ा के ले आए अदालत से, थाने से। तो ये जो अंधभक्तों की कतार और अपने समर्थकों की कतार और अपने खुद के व्यवसाय डेवलप करके और अपना आर्थिक रूप से पक्ष पुष्ट करना, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं राजनीति में। अब इससे समाज कैसे बचे, और जब कोई व्यक्ति इसको रजिस्ट करता है कोई खास तौर पर सरकारी मशीनरी में या राजनीति में, तो हाशिए पे खड़ा हो जाता है और या इस तरह कुचल दिया जाता है, जिस तरह हमने अपने हरियाणा की घटना देखी। योगेंद्र जी, आपको लगता है जिस तरह की घटना हरियाणा में हुई है, एक डीएसपी को कुचल दिया जाता है, और राजस्थान में भी आपने देखा होगा धौलपुर और भरतपुर में बजरी माफिया ने वहाँ पे सीधा एसपी को धमकी दी और थाने से ट्रैक्टरों को छुड़ा कर ले गए। तो इस जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं जो पुलिस अधिकारियों ने पहले उनको सह दी होगी, उनकी मिलीभगत का खेल चला होगा, और जब बात नहीं बनती है तब इस तरह के हादसे सामने आते हैं।
बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल करेक्ट है ये कि अगर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर कोई थाना अधिकारी अगर एक पैसा भी नहीं लेता तो उसके इलाके के अंदर इस प्रकार की वारदात नहीं होती। आप अपराधी से पहले पैसे लेंगे या उस पैसे को बढ़वाएंगे या उसके साथ जाति करेंगे पैसे लेने के बाद, तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जी। ये बिल्कुल सत्य है। अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं होती कि थाना इलाके में या थाने से बजरी के ट्रैक्टर छुड़ा के ले जाए। आज अपराधियों को छुड़ा के पुलिस की कस्टडी में से बदमाश ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले उनसे संपर्क बनाए हुए होते हैं, फिर उनके बीच में वो समझौता बैठता नहीं है तो वो फिर एक्शन लेते हैं, क्योंकि अपराधी कम नहीं पड़ता। फिर एक आप रिश्वत खाते हो, एक आप बेईमानी करते हो, फिर उसके बाद में आप उसकी जो शर्तें हैं उनकी आप पालना नहीं करते, तो भाई या तो आप रिश्वत खा लो और फिर शर्तों की पालना करो, नहीं पालना करोगे तो फिर पिटोगे। ये स्थिति ये इसीलिए आ रही है। आप बताइए, अलवर में कल जी बदमाशों ने, कोई 10-11 तारीख की बात है जी, बदमाशों की गाड़ी रोक ली, 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए वो महेश शर्मा कोतवाल ने ले लिए, एक सिपाही ने ले लिए। ये क्या है भाई? अब क्या है, बात खुली। अब 50 लाख कैसे बर्दाश्त कर ले? डिप्टी बोले मैं तो, मेरे को नहीं बताया। उसने कहा मेरे को नहीं बताया, एसपी को पता चला तो उसने सस्पेंड कर दिया। ये जो चीजें हमारे पुलिस के अंदर घुसी हैं, अब ये पुलिस क्या है, रिलीफ देने वाली पुलिस नहीं रही, अब ये पुलिस बिजनेस करने वाली पुलिस हो गई। आप जाएंगे, अगर आप पैसा देते हैं, आपके पास सिफारिश है, तो ये पुलिस आपके फेवर में कार्रवाई करेगी। अन्यथा ये मान के चलिए, पुलिस आपके साथ बदतमीजी करेगी, आपको बैठने नहीं देगी, आपको हड़काएगी। अब जैसे भरतपुर में एक जगह तो जहां पर रात में गए, पुलिस ने अपना मूल काम छोड़ दिया है। पुलिस ने बिल्कुल छोड़ दिया। आज ये कहना मेरे को बड़ा दुख भी हो रहा है और मुझे शर्म भी आ रही है, लेकिन कहते हुए मैं नहीं चूकूंगा कि आज जो पुलिस की स्थिति इन राजनेताओं ने बनाई है और इन बड़े पुलिस के अधिकारियों ने बनाई है, जो सत्ता के लिए, आप बताइए, रिटायर हो गए, हमारे 2 साल और बढ़ा दो। अरे तू तो जिंदगी भर रह ले भाई, इस पुलिस को छोड़ता ही काहे को है? लेकिन कर तो सही, कुछ करता हो तो। करेंगे भी नहीं, क्यों? राजनीति से लगे हुए हैं। जब राजनीति से लगोगे तो आप करोगे कुछ नहीं, जब राजनेता कहेगा उसके अनुसार काम करोगे, अन्यथा करोगे नहीं। तो आज पुलिस पब्लिक के लिए नहीं है, ये अपने लिए है, राजनेताओं के लिए। अनिल जी, क्या आपको लगता है वाकई में पुलिस पब्लिक के लिए नहीं है? क्योंकि वहां जो उनका मूल काम था, लोगों को सुरक्षा देना, वो भूल गई है। वो राजनेताओं की सेवा चाकरी में लगी रहती है, वो बड़े बड़े माफियाओं की सेवा चाकरी में लगी रहती है, और ऐसी स्थिति में जब उनकी किसी मुद्दे पर बनती नहीं है, तब वो हालात, इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। या कोई ईमानदार पुलिस वाला होता है, फिर उसको इस तरह से कुचल दिया जाता है। नीरज जी, ऐसा है जी एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस का एक इकबाल होता था जी। 4 सिपाही डंडे लेके मात्र 400 आदमी भीड़ को कंट्रोल कैसे कर लेते? बिल्कुल। इकबाल, खाकी वर्दी का इकबाल। पुलिस वाले आ गए, मोहल्ले में हलचल हो जाती थी, यार इसके घर पुलिस वाले कैसे आए? जी। अब ये खबर नहीं रही, पुलिस वाले आ गए। किसी को डर नहीं लग रहा, पुलिस वाले आ गए। कोई चर्चा नहीं हो रही, पुलिस वाले आ गए। और जगह जगह पुलिस वाले होते हैं तो भीड़ तंत्र इतना हावी हो जाता है कि वो पुलिस वालों को जवाब भी देता है, पिटाई भी कर देता है और भगा भी देता है। ठीक है ना? तो पुलिस का इकबाल क्यों खत्म हो रहा है? ये पुलिस के लिए आत्मविश्लेषण का विषय है। अगर पुलिसिंग को जिंदा रखना है, पुलिसिंग को अपना इकबाल कायम रखना है, तो उन्हें आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा कि समाज के लोगों में उनके प्रति जो भावना थी, धारणा थी, वो कैसे मिनिमाइज हो गई है, खत्म हो गई है लगभग, और उनका कोई डर नहीं रहा, कोई इकबाल नहीं रहा। ये क्यों ऐसा हुआ है? एक बात, पूरी पुलिस को दोष नहीं देते। आज दिन हम देखते हैं रेप भी होता है, गैंग रेप भी होता है, पकड़ के लाती है पुलिस, ऐसा नहीं है। काम तो करते हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं उसके साथ साथ ये सब मुलम में भी जुड़ गए हैं, और उस काम में भी 100% ईमानदारी कर रहे हो, वास्तव में कल्पित को पकड़ रहे हो, या वास्तव में 4 पकड़े गए, उनमें एक का नाम निकाल दिया चालान में से, ऐसी घटनाएं आए दिन आती रहती है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक तरह से व्यावसायिक तरीके से सोच डेवलप हो गई है, और जो तनख्वाह मिल रही है वो किसी के लिए भी काफी नहीं है पुलिस में, किसी के लिए भी। बहुत इक्का दुक्का एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, लेकिन ये उस कहते हैं वो मलाईदार थाने में चला गया, मलाईदार पोस्टिंग, कई आईजी, एडिशनल डीजी में देखता हूं कि उनको कहते हैं बर्फ में लगा दिया, अभी किसी को जेल भेज दो, होम गार्ड में भेज दो, तुरंत अखबार वाली खबर छापते हैं कि इनको बर्फ में लगा दिया।
अब ये क्या बर्फ में लगाना होता है एडिशनल डीजी को या डीजी को या जिसको जहाँ जाना है रहेगा तो इधर भी DG जाना है हो। उधर भी जाना है, लेकिन वहां आमदनी है, यहाँ आमदनी नहीं है, वहां रुतबा है, यहाँ रुतबा नहीं है, यहाँ की परफॉर्मेंस की पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं है, वहाँ की परफॉर्मेंस की पब्लिक रिकॉग्निशन है, वहाँ आपके बाहर दरबार लगता है, यहाँ दरबार नहीं लगता। इन चीज़ों से वैल्यू होती है आदमी की। तो इसलिए जो नज़रिया है टोटलिटी में समाज का भी, मीडिया का भी और राजनेताओं का भी और पुलिस में काम करने वाले लोगों का भी, ये एक समग्र रूप से ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है, खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और एक गठबंधन भी हो चुका है राजनेताओं के बीच, ब्यूरोक्रेसी के बीच और ऐसे माफिया के बीच में। इस गठबंधन को भी तोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे लगता नहीं कि आसानी से टूटेगा, क्योंकि इसमें सबके हित निहित हैं और इसको तोड़ने वाले लोगों में कोई एकजुटता नहीं है। सब बिखरे हुए हैं, आइसोलेटेड हैं, अलग अलग हैं। उनकी यूनाइटेड सोल, उनका कमिटमेंट, उनकी संकल्प शक्ति देखने को कहीं नहीं मिल रही समाज में। इसलिए चूंकि अच्छे लोग नहीं बोलते, बुरे लोग ये सब कर गुजरते हैं। थानेदार को भी कुचल देते हैं, जला देते हैं, डीवाईएसपी को कुचल देते हैं, कहीं किसी को गोली मार देते हैं। ये सब जो दुस्साहस हो रहा है इस वजह से हो रहा है कि इनका रजिस्ट करने के लिए जो सामूहिक समाज की चेतना होनी चाहिए वो सुप्त हो गई है। योगेंद्र जी, किस तरह से पुलिस का इकबाल कायम हो सकता है? क्या लगता है आपको वाकई में जो गठबंधन बताया माफिया का, पुलिस का, राजनेताओं का, ये गठबंधन टूटे तब पुलिस का इकबाल कायम हो सकता है? क्या करना होगा पुलिस को आखिरकार? क्योंकि कैसे छवि सुधरे? अब लोगों में क्या कि आम जन में तो विश्वास नहीं रहा, अपराधियों में भय नहीं रहा, तो आम जन में तो डर पैदा हो रहा है और अपराधियों में जो है कहीं न कहीं राहत की बात है। उनको लगता है कि पुलिस तो हमारी अपनी है क्योंकि वो उनकी चाकरी में रहती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 और उससे पहले और उसके बाद भी जी कई अपने निर्णयों में कहा कि पुलिस को स्वायत्ता प्रदान करनी चाहिए और स्वायत्ता प्रदान करते ही इस पुलिस के अंदर चेंज आ जाएगा। उसमें पुलिस की नियुक्तियां हैं, पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग है, पुलिस के प्रमोशन है, इनके राजनेताओं के हाथ में से निकलने चाहिए। ये एक संवैधानिक संस्था चलानी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि प्रत्येक स्टेट में 5 सदस्य होंगे जो ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। उसमें डीजी होगा, उसमें मंत्री होगा, उसमें लॉ डिपार्टमेंट से होगा, उसमें साधारण व्यक्ति भी होगा, उसमें कोई विशेष संस्था का व्यक्ति भी होगा और ये देखेंगे कि ये व्यक्ति कमजोर है, क्या है, इसकी शिकायतें क्या है, वो सब चीजें करके करेंगे। ये जैसे ही आप इस तरह का कर देंगे तो उसी समय से आप देखिएगा कि पुलिस अपराधी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, पुलिस बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम करेगी। एकदम से आप सुबह कर दीजिए, शाम को ये चेंज आ जाएगा कि हम राजनीति से बाहर आ गए। राजनीति से बाहर आते ही पुलिस बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। निरंकुश नहीं हो जाएगी। और नहीं, निरंकुश उससे थोड़ी, वो तो संस्था चलाएगी। नहीं, लेकिन राजनीति निरंकुशता को थोड़ी रोक सकती। 5 लोगों का गठबंधन होगा, 5 लोगों का 5 तो लोग वो कहीं न कहीं वो हावी हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, तो राजनीति नहीं, ऐसा है, राजनीतिक व्यक्ति जो अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीति करने के लिए उनको अपनी तरफ रखता है। लेकिन जो 5 सदस्यों की कमेटी, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कोई सोच समझ के करी होगी, जिसके अंदर हर संस्था का अलग सदस्य मिलकर के उस चीज को देखेगा, तो वो ये थोड़ी ऐसे तो 5 अगर इकट्ठे हो गए ऐसे तो 10 भी हो जाएंगे, ऐसे तो 60 के 60 ही हो जाएंगे। चलिए योगेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, सर ने भी अपने सुझाव दिए कि क्यों आखिरकार जो माफियाओं का इतना दबंगई चल रही है कि वो कहीं भी, चाहे वो बजरी माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे दूसरे नशे के कारोबारी हो, वो कहीं भी पुलिस अधिकारी हो, उस विभाग के अधिकारी हो या उनके कर्मचारी हो, जब भी मौका लगता है उनको, अगर उनके विरोध में खड़े होते हैं तो उनको कुचलने का प्रयास करते हैं। जोशी जी ने कहा कि पुलिस को स्वायत्ता देनी होगी और अनिल जी का कहना है कि जब तक राजनेताओं का, माफिया का गठबंधन रहेगा, पुलिस को आप स्वतंत्र नहीं करेंगे, तब तक पुलिस भी अपना इनकलाब जो है कायम नहीं कर पाएगी और माफिया और राजनेताओं का ये गठबंधन इसी तरह से अपने जो मंसूबों हैं उनको कामयाब करता रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं सरकार को, आम आदमी को सोचना पड़ेगा और सरकार को ये भी तय करना पड़ेगा कि पुलिस की स्वायत्तता कायम रहे। मुद्दागृह में आज के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।